नमस्कार दोस्तों। आज हम बाल विकास की दूसरी क्लास है जिसमें कि हम कोहलबर्ग के बारे में बताएंगे। कोहलबर्ग ने देखो एक क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, या फिर ये आएगा उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, या उन्होंने मतलब जो स्टेज थी उनके बारे में डिस्कशन आता है। ये 3-4 क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किससे किया था। इससे ज्यादा हमें ना पढ़ना है ना ज्यादा अपना टाइम खराब करना है। जो हमें मेन लगता है, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसे देख करके या आने वाले हैं उसे हम अच्छी तरह से छोटी सी ट्रिक से, मतलब छोटी सी वीडियो को अगर 10 बार देखेंगे तो हमें चीजें रट जाएंगी। अगर हम पूरी किताब को लेके बैठेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम कोहलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। कोहलबर्ग ये बहुत ही इंपोर्टेंट वैज्ञानिक है, कोहलबर्ग। इनके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कहाँ के निवासी हैं। ये अमेरिका के निवासी हैं, मनोवैज्ञानिक है ये। और दूसरा, इन्होंने सिद्धांत किसके ऊपर दिया था। अगर याद आ रहा है सिद्धांत किसके ऊपर दिया था तो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। नैतिकता का सिद्धांत। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए नैतिकता क्या होती है। पहले तो ये पता होना चाहिए नैतिकता क्या होती है। देखो, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत के बारे में पहचान कराती है। बच्चा अपने माता पिता के द्वारा सीखता है, या किसी परिवेश में रहता है, समाज में रहता है जहाँ पे जैसा होता है, या मान लो घर में रह रहा है, जो चीजें हो रही हैं शिष्टाचार जैसे कि मतलब आपको ये चीज करनी है कि बड़ों की इज्जत करनी है, इस तरीके से सीखता है, वही नैतिकता होती है। गलत या सही की पहचान कराना, ठीक है। नैतिकता के बारे में इन्होंने बताया था। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जो कि एक्सपेरिमेंट था वो हिंज की कहानी का प्रयोग था। हिंज की कहानी, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि बताइए हिंज की जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने करा था, तो कोहलबर्ग ने करा था। अब हिंज की कहानी में क्या है, आपको इस कहानी से मतलब बहुत कुछ समझ में आएगा कि होता क्या है। कि हिंज जी थे, उनकी वाइफ काफी बीमार हो गई थी। उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसकी दवा पूरे मार्केट में नहीं मिल रही थी। फिर उन्हें किसी एक डॉक्टर ने बताया कि एक बंदे के पास वो दवाई है, केवल एक ही बंदे के पास थी। वो आपको अगर दवाई देता है तो आपकी वाइफ बच जाएंगी, वरना आपकी वाइफ के लिए प्रॉब्लम रहेगी। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि आप पैसे ले लो, लेकिन वो कहता है मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से दवाई बनाई है और मैं आपको दे दूं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद में वो काफी हाथ पैर जोड़ता है, ये भी कहता है कि आप कितने भी पैसे ले लो, लेकिन वह एग्री नहीं होता है। उसके बाद हिंज जी के दिमाग में एक बात आती है कि साला ये दे नहीं रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस दवा को मैं चुरा लेता हूँ। तो वह मौका देख करके उस दवा को चुरा कर ले आते हैं और अपनी वाइफ के लिए पिला देते हैं, और उनकी वाइफ सही हो जाती है। अब इससे क्या होता है, अब इसमें नैतिकता का पूरा सिद्धांत आ जाता है कि यहाँ पर 2 स्टेजें बनती हैं। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि नैतिक दुविधा क्या होती है। नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डिलेमा। ये किससे संबंधित है, ये टर्म आ जाता है। तो नैतिक दुविधा जो है, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, ये टर्म आ जाता है कि ये मतलब क्या है। जब जैसे कि वे दवा लेने गए थे उस बंदे से, तो वो दे नहीं रहता, तो उनके दिमाग में आया था मैं करूं क्या, सही और गलत, मतलब बीच में फंसे थे। अगर मैं चोरी करूंगा तो गलत है, नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब ना तो यस ना नो, यस नो, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो नैतिक दुविधा कहलाती है, मोरल डिलेमा, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने चुरा लिया, कोई काम उन्होंने कर लिया, जैसे उन्होंने चोरी कर ली, तो उस स्टेज को बोलते हैं नैतिक तर्कणा। इंग्लिश में बोलते हैं, ये टर्म आता है मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। अब जैसे आया मोरल नैतिक तर्कणा, ये मतलब क्या है, तो इसके बारे में, जैसे उन्होंने चोरी कर ली, मतलब चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, उन्होंने डिसीजन ले लिया। अगर डिसीजन ले लिया तो वो कहलाएगा नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग।
जब इन्होंने इस सिद्धांत को दिया तो इस पे काफी आलोचनाएं हुई और वैज्ञानिक आए, उन्होंने काफी आलोचनाएं की और अपने सिद्धांत दिए और इन्हें गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जब भी कोई सिद्धांत आता है तो उसके विपक्ष में काफी चीजें आ जाती हैं। एक वैज्ञानिक थे कैरोल गिलगन। कैरोल गिलगन कैरोल गिलगन इन्होंने इनकी आलोचना दी। आलोचना में क्या कह रहे थे, इनका कहना सिर्फ यही था कि आपने अपने सिद्धांत में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया है, पुरुषों को अधिक महत्व दिया है, अधिक महत्व दिया है, महिलाओं को कम दिया है। इनकी मतलब आलोचना ये थी। अब जो कोहल वर्ग थे उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, मतलब 3 स्टेज बताई थी, जिसमें कि पहली स्टेज क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, ये इन्होंने पहला स्टेज था, जिसमें कि नैतिक ये जो है 4 से 10 वर्ष के लिए होता है। इसमें जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल होती नहीं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उस टाइम पे उसे कुछ नहीं पता कि ये मेरा पापा है कि मामा है, वो मतलब किसी के चाटा मार देता, मार देता, चाहे कोई भी सही, इस तरीके से उसमें नैतिकता बिल्कुल भी होती नहीं है। नैतिकता यहाँ पर क्या होती है, नैतिकता 0 होती है, क्योंकि नैतिकता एक ऐसी चीज है कि वो जन्म के साथ नहीं आती है, वो यहाँ से नैतिकता 0। इसके भी 2 स्टेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता। पहला जो है दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता, ये इसकी पहली स्तर होता है, जिसमें कि जैसे हिंसा, चोरी करेगा तो सजा मिलेगी। इसमें मतलब कि तुम कुछ गलत करोगे तो आपको दंड मिलेगा, इसलिए आज्ञा में रहना है। एग्जाम्पल इसका ये हो गया कि चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, जो चीजें सिखाई जाती हैं उस तरीके से। इसी का दूसरा जो स्टेज है उसमें क्या होता है, उसमें साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। मतलब इसमें क्या होता है कि हिंदी का टर्म थोड़े अजीब है, अगर हो सके तो इंग्लिश में याद रख, वरना हिंदी में बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इसमें क्या होता है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जब बच्चे होते हैं छोटे, तो किसी ने किसी का पेन तोड़ दिया तो हमारे मन में, मतलब बच्चे के मन में यही आता है कि इसने तोड़ा है तो मैं भी इसका पेन तोड़ूंगा, मतलब जैसे को तैसा। साधनात्मक सापेक्षता, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसको हम कैसे समझेंगे, इसका मतलब ये जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। जैसे कि किसी बच्चे ने पेन तोड़ दिया तो हम भी उसका पेन तोड़ेंगे, जो भावना आती है। देखो पहले स्तर जो था प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर 4 से 10 वर्ष का है, इसमें नैतिकता बिल्कुल 0 होती है। इसके जो 2 टाइप होते हैं, दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता, जिसमें जैसे कि बच्चे को गलत चीजों से डराया जाता है कि चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, मतलब सही काम करोगे तुम अच्छे बनोगे। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इसमें मतलब होता है जैसे वो तैसा, जो गुण होता है कि जैसे को तैसा, जैसे किसी ने हमारा कोई गलत काम कर दिया तो हमें भी वैसा ही करना है, ये भावना होती है, वो ये वाली स्टेज होती है। पहले टाइम में ये हो गया। दूसरा रूढ़िगत नैतिकता स्तर होता है। दूसरा क्या होता है, ये प्राग रूढ़िगत था और दूसरा है रूढ़िगत।
नैतिकता, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष के बीच में, 10 से 13 वर्ष के लिए होता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, सब टाइप। और पहला कौन सा होता है? रूढ़िगत नैतिकता स्तर। देखो ये दूसरा टाइप है, रूढ़िगत नैतिकता स्तर 10 से 13 वर्ष के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समाहित करता है, मतलब जो देखता है वही अपने अंदर, रूढ़िगत का मतलब जो देखता है समाज में वही अपने अंदर करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई मतलब रूढ़ी बंधी हुई है कि हमें ये कार्य करना है, तो वो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो भी वो करने सीख जाते हैं। इसमें जो पहला स्तर है वह यह है कि जैसे कि कहते हैं स्कूल में कि हमें अच्छा लड़का बन, कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का या लड़की है, मतलब जो टॉपर आ रही है वो अच्छा लड़का या लड़की है, तो मैं वो कैसे लड़का लड़की बनूंगी, ये स्टेज में पहले वाले उसमें आती है। दूसरी कानून व्यवस्था उन्मुखता, जो इसका दूसरा जो टाइप है उसमें कानून व्यवस्था उन्मुखता। इसमें यह आता है कि हमें कानून का पालन करना है, इतनी हमें समझ आ जाती है कि हमें पालन करना है। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं समाज में, घर में, कि हमें इस तरीके से कोई गलत कार्य नहीं करना है या किसी को मारना नहीं है, कानून का मतलब पालन करना है। इसी तरीके से तीसरी स्टेज जो होती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता जो 13 से ऊपर जाती है, 13 वर्ष से ऊपर। इसमें सब कुछ मतलब ऊपर सब कुछ समझने वाला हो जाता है। इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता पहला टाइप है इसका, सामाजिक उन्मुख अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या होता है? इसमें यह सिखाया जाता है कि देखो ये रेड लाइट है, हमें रेड लाइट का पालन करना चाहिए, रेड लाइट नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो घर वाले सिखाते हैं कि आपको बाइक ले जानी है, हेलमेट लगा के ले जाना है, बाइक नहीं टूटी जाए, मतलब नैतिकता इस टाइप की होती है, उसे हम करते हैं। लेकिन दूसरी होती है सार्वभौमिक नैतिकता, जिसमें क्या होता है नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि देखो जिसमें खुद के विचार रहते हैं, खुद के विचार जैसे भगत सिंह थे, उन्हें पता था कि छोटी उम्र है, हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी मतलब प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने सब कुछ साइड में रखा। उन्होंने कहा यह मेरे व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत विचार है, मतलब मेरी कोई मर्जी है, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने देश से प्यार है। ये जो थिंकिंग होती है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता को दर्शाती है। ठीक है, अब इसमें जो कोहलबर्ग थे उनका मेन जो पॉइंट था कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए वो किस देश से थे? अमेरिका से। किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। उन्होंने किस बारे में सिद्धांत दिया था? नैतिकता के बारे में सिद्धांत दिया था। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा करा था? हिंज का एक्सपेरिमेंट करा था, और इन्होंने 3 स्तर बताए थे। इस तरीके से क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है, और जितना हार्ड और डीपली हमें जाने की मतलब यूपी टेट में कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एक्सपर्ट लग रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लाएंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट से हम उनको पूरा करेंगे। जैसे टॉपिक होगा पूरा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन वहीं से उत्तर पेपर में आएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ज्यादा टाइम हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं। जैसे कम टाइम मिल रहा है आपको, तो कम टाइम में आप वीडियो देख के उसी तरीके से शॉर्ट तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम में सही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।